आफ्टरनून, वेलकम टू कैरियरविल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियरविल की एप्लीकेशन के साइंस स्पेशल के इस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार बताना ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? हाँ जी बच्चों, एक बार बता दो ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना, परफेक्ट है ना? फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गणपति आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, ए करके आ चुके हैं। ए क्या होता है बेटा, अपना नाम लिखो। अनुराग आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, राहुल, सौरभ, भानु, पंकज, नवनीत, हुसैन, उसके बाद हैं सुनील, उसके बाद हैं पुष्पेंद्र कुमार, उसके बाद हैं विश्वजीत, रोहित कुमार, राहुल, प्रिया, उसके बाद हैं विक्रांत, मिरित। ओके बच्चा, क्लियर है ना? ओके चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हाँ जी, टाइपिंग वाले नोट्स अपलोड हो गए ना आपके बैच में? नहीं हुए तो आजकल में हो जाएंगे। मैंने टाइप करवा दिया पूरा मैटर, उसको अपलोड करवा रही हूं मैं, डोंट वेरी, हो जाएंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के बारे में। कोशिका के बारे में हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आज सेल डिवीजन के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में, और ये बस खत्म हो जाएगा आज अपना चैप्टर। फिर हम कल से केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। उसको पढ़ा के उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा दूंगी आपको, ताकि आपको ये ना रहे कि किसमें कैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चा? चलो सुनो, सेल डिवीजन का मतलब होता है कोशिका विभाजन। कल मैंने पढ़ाया था कि हमारे बॉडी में या जितने भी लिविंग्स हैं उनके बॉडी में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू एक सेल अपने आप को डिवाइड करके अनेकों सेल्स बना देती है। जो सेल डिवाइड होती है उसको हम पेरेंट सेल या मातृ कोशिका या पितृ कोशिका कहते हैं, और जो डिवाइड होके बनी होती है उनको हम डॉटर सेल्स, उनको हम पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। तो सेल डिवीजन हमारे बॉडी में एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो मातृ कोशिका है वो अपने आप को विभाजित होकर पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये बात हम कल पढ़ चुके थे। अब आज हमें पढ़ना है कि ये जो सेल डिवीजन होता है ये 3 टाइप का होता है। तो लिखिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। कौन कौन सा? नंबर 1 पे, 1 नंबर पे आता है एमाइटोसिस। एमाइटोसिस बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? हिंदी में नाम से ही अपन आज पढ़ेंगे। असूत्री विभाजन, नाम से क्लियर है। सूत्र का मतलब होगा यहाँ पे गुणसूत्र। गुणसूत्र को हम बोलते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम है ना। दूसरा होता है माइटोसिस। माइटोसिस को कहते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, विभाजन आगे लिख लेना, ठीक है? 3 नंबर पे आता है मियोसिस, MEIO, मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस डिवीजन या सेल डिवीजन, हिंदी में इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन बच्चा? अर्धसूत्री विभाजन। तो 3 टाइप का क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। कौन कौन सा लिख लीजिए जरा। एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मंजीत कह रहे हैं साउंड में प्रॉब्लम है। नो, साउंड इज 100% परफेक्ट। अपना ईयरफोन वगैरह चेक करो। अब सुनो, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस में क्या होता है? सबसे पहली बात मैंने आपको पढ़ाया था कि इस तरीके से सेल होता है। ये सेल का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। एक बात बताओ, जब ये सेल डिवाइड करेगी तो इसका न्यूक्लियस, इसके क्रोमोसोम दोनों डिवाइड करेंगे ना। जब कोई कोशिका विभाजित होती है तो उसका केंद्रक और उसके गुणसूत्र भी विभाजित होते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो बच्चा, असूत्री का मतलब क्या है? यहां पर सूत्री का मतलब है गुणसूत्र। गुणसूत्र को इंग्लिश में हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। गुणसूत्र को हम इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब मेरी बात को, क्लास सही चल रही है ना? कुछ गड़बड़ चल रहा है? हाँ बच्चों, क्लास सही चल रही है? कुछ गड़बड़ हो गई है क्या क्लास में? एक बार कमेंट करके बताना क्लास सही चल रही है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? आप लोगों के कमेंट नहीं आए इतनी देर से। नो प्रॉब्लम ना। फिर वो ऐसे ही ब्लिंक हो रहा था। चलो सुनो, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में ये दोनों होते हैं।
ह्यूमन बॉडी यानी कि मनुष्य के शरीर में दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस। अब जरा ध्यान से सुनो, एमाइटोसिस किस में होता है? एमाइटोसिस होता है लोअर क्लास के एनिमल्स में। लोअर क्लास एनिमल्स का मतलब होता है निम्न स्तर के जीव जंतु, फॉर एग्जाम्पल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और यूनिसेल्युलर का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव, जिनके अंदर एक ही सेल है। आपने बचपन से पढ़ा है कि अमीबा नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर एक ही कोशिका होती है ना, और वही इसका बॉडी है और वही इसके सेल टिश्यू। इस तरीके से देखो, अमीबा में एक ही सेल है, यही सेल क्या है? इसका शरीर है, इसी से खाना खाएगा, इसी से पचाएगा, सब इसी से काम करेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक ही सेल है, उनको हम लोअर क्लास एनिमल्स कहते हैं। लोअर क्लास का मतलब वो नहीं है कि हमसे गरीब है, वैसे नहीं। लोअर क्लास का मतलब है इनका अच्छे से क्या नहीं हो पाया, इनकी ग्रोथ नहीं हो पाई। इनके अंदर एक ही सेल थी, इनके अंदर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं बन पाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर कौन सा डिवीजन होता है? एमाइटोसिस सेल डिवीजन। तो पहली बात, एमाइटोसिस सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? ऐसा सेल डिवीजन जिसमें कोई डिवीजन ही नहीं होता, नो सेल डिवीजन। यानी कि ऐसा डिवीजन जिसके अंदर कोई सेल डिवाइड ही नहीं होती है, कोई कोशिका विभाजित ही नहीं होती है। और जब सेल डिवीजन नहीं हुआ तो क्या उसका न्यूक्लियस, क्या उसका क्रोमोसोम डिवीजन होगा? तो आपको बताना है क्रोमोसोम्स का भी डिवीजन नहीं होता है। एमाइटोसिस का मतलब होता है ऐसा विभाजन जिसमें कोई सेल विभाजित ही नहीं होती है ना। या फिर जब सेल्स ही नहीं डिवाइड हुए तो इसका क्रोमोसोम भी डिवाइड नहीं होता। तो आपको बताना है कि ऐसा डिवीजन जिसके अंदर ना कोई सेल डिवाइड होती है, ना कोई क्रोमोसोम डिवाइड होता है, और ये किस में? ये लोअर क्लास के एनिमल्स में होता है, इसमें कोई सेल वेल डिवाइड नहीं होती है। यहां पे कुछ और प्रोसेस होती हैं जिनके थ्रू ये अमीबा से अमीबा बीच में से टूट जाता है, एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं, ऐसे। इसको बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, ये सब आप आगे पढ़ोगे। फिलहाल आपको इतना ही जानना है, ये तो मैंने ऐसे ही आपको पढ़ाने के लिए बता दिया कि एग्जाम में आ जाए ना। जो लोअर क्लास के एनिमल्स होते हैं, जो निम्न स्तर के जंतु होते हैं, जैसे एक कोशिकीय जंतु जिनके अंदर एक ही सेल है, एक ही कोशिका है, तो उसमें क्या? उसमें बच्चा एमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है। एमाइटोसिस सेल डिवीजन का मतलब है जहां पे कुछ हुआ ही नहीं, असूत्री विभाजन, कुछ विभाजन नहीं हुआ। तो ये निम्न क्लास के एनिमल्स में होता है। तो ये आपको यहां से हटा देना है, क्योंकि हमारे बॉडी में ये होता ही नहीं है। हमारे बॉडी में ये दो होते हैं, तो हमें ये पढ़ने हैं बच्चा। हमें कौन से पढ़ने हैं? हमें ये दो पढ़ने हैं बच्चा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला लिखो कि ह्यूमन बॉडी में दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस, मियोसिस। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब क्या होता है माइटोसिस, क्या होता है मियोसिस, पहले हम ये पढ़ेंगे बच्चों। माइटोसिस और मियोसिस के कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी? माइटोसिस के नीचे लिख लेना कि इसकी खोज की गई थी फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने। मतलब फ्लेमिंग ने बताया था कि भाई कैसे माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस के बारे में जब बात करते हैं तो मियोसिस की खोज की थी हर्टविंग नाम के साइंटिस्ट ने। कौन से साइंटिस्ट ने? हर्टविंग नाम के साइंटिस्ट ने। अब वैज्ञानिकों के नाम तो आए ना आए एग्जाम में, लेकिन ये जरूर आएगा माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। पहले माइटोसिस समझो, फिर मियोसिस समझेंगे। हिंदी में नाम से समझना। सम का मतलब होता है समान, एक जैसा, इक्वल। सूत्री का मतलब गुणसूत्र, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, एक जैसी रहती है। उस सेल डिवीजन को माइटोसिस डिवीजन कहते हैं। और जहां पर गुणसूत्रों की संख्या अर्ध का मतलब आधा, हाफ हो जाता है, उसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो बच्चों, माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर होता क्या है, पहले ये सुनो। इस सेल डिवीजन में एक सेल अपने आप को डिवाइड करके दो सेल बनाती है। यानी कि एक पेरेंट कोशिका से कितनी डॉटर सेल्स? दो डॉटर सेल्स बनती हैं। कौन से सेल डिवीजन में? माइटोसिस सेल डिवीजन में। इसलिए इसको बोलते हैं 2n सेल डिवीजन। यहां पे n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉटर सेल्स। n क्या है बच्चा? पुत्री कोशिकाओं की संख्या। तो ऐसा सेल डिवीजन जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बनाती है, दो डॉटर सेल्स बनाती है, उस सेल डिवीजन को हम
क्या कहते हैं, उसको हम माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो एग्जाम में आता है 2n सेल डिवीजन कौन सा होता है, तो आपको क्या बताना है बच्चा, 2n सेल डिवीजन माइटोसिस होता है। अब आओ जरा, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती है। कितनी, 4। तो इस सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, इसको 4n सेल डिवीजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, 4n सेल डिवीजन कहते हैं। तो पहली बात तो ये बताओ कि ऐसे सेल डिवीजन का नाम बताओ जिसमें पुत्री कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है। तो आप क्या बताओगे बच्चा, माइटोसिस में 2 होती हैं, 1 से 2 बनती है, मियोसिस में 1 से 4 बनती है। सीधी सी बात हो गया। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। माइटोसिस सेल डिवीजन में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में भी बनते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं समसूत्री विभाजन, गुणसूत्रों का एक जैसा बराबर विभाजन। तो मान लो इस पेरेंट सेल में 2 जोड़ी क्रोमोसोम्स थे। क्रोमोसोम्स हमेशा जोड़ियों में होते हैं, पढ़ा चुके हैं आपको, सिंगल क्रोमोसोम्स नहीं हो सकता है, कभी भी बता चुकी हूं। तो मान लो इस पेरेंट सेल में 2 जोड़ी क्रोमोसोम थे, 2 जोड़ी का मतलब टोटल 4 हो गए। तो बच्चा जितने पेरेंट सेल में थे उतने ही डॉटर सेल्स में आएंगे क्रोमोसोम्स। तो 2 जोड़ी थे तो 2 ही जोड़ी क्रोमोसोम्स इसमें होंगे और 2 ही जोड़ी क्रोमोसोम्स इसमें होंगे। क्रोमोसोम्स हमेशा क्या होते हैं बच्चा, हमेशा पेयर्स में होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं। तो क्या मैं लिख दूं कि इस सेल डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर इक्वल इन डॉटर सेल्स। इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में बराबर रहती है। बराबर का मतलब जितने नंबर ऑफ गुणसूत्र यहां होंगे उतने ही इसमें होंगे, उतने ही इसमें होंगे। अगर यहां 8 जोड़ी है तो इसमें भी 8 जोड़ी, इसमें भी 8 जोड़ी, यहां पे 10 जोड़ी है तो इसमें भी 10 जोड़ी, इसमें भी 10 जोड़ी। इसीलिए हम बताए बच्चों माइटोसिस को क्या कहते हैं, इसीलिए माइटोसिस का एक नाम और भी होता है, इसको इक्वल क्रोमोसोमल डिवीजन भी कहते हैं, इसको इक्वल क्रोमोसोमल सेल डिवीजन भी कहा जाता है। तो लिख दो, इस विभाजन को हम गुणसूत्रों का समान विभाजन भी कहते हैं। समान मतलब एक जैसा, सेल डिवीजन भी कहते हैं। गुणसूत्र बराबर तरीके से विभाजित होते हैं, गुणसूत्र बराबर तरीके से, बराबर का मतलब समझ गए, जितने यहां होंगे उतने ही यहां पे। ठीक है, चलो अब आओ इधर, मियोसिस में क्या होता है, नाम से क्लियर है, हाफ क्रोमोसोमल, अर्धसूत्री, जितने यहां पर थे उसके आधे आधे इन चारों में हो जाएंगे। मान लो यहां पर 2 जोड़ी थे, 2 जोड़ी थे तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 1-1 जोड़ी हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। अगर यहां पे 4 जोड़ी थे तो 2-2 जोड़ी हो जाएंगे। अगर यहां पे 8 जोड़ी थे तो 4-4-4-4 जोड़ी हो जाएंगे। तो बच्चा यहां पर क्या क्रोमोसोम्स की संख्या बराबर है, नहीं है। कितने हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, हाफ हो जाते हैं, इसीलिए इसको हाफ क्रोमोसोमल सेल डिवीजन भी कहा जाता है। गुणसूत्रों का अर्ध विभाजन है, गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है, आधी रह जाती है, आधी रह जाती है बच्चा। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, एक से भले ही 4 डॉटर सेल्स बन रही हैं, एक पितृ कोशिका या मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं, लेकिन बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा आधी रह जाएगी। और अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम अगर यहाँ पे एक ही पेयर होता तो भाई एक जोड़े का आधा एक होता है ना, 2 का आधा 1 होता है, तो इनमें 1-1 रह जाता, इनमें 1-1 भी आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो समझिएगा मेरी बात कि यहां पर क्रोमोसोम्स की संख्या, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूं, आप आंसर दोगे। यहां पर क्रोमोसोम्स जितने होंगे उतने ही यहां आएंगे, यहां पे जितने क्रोमोसोम्स होंगे, मुझे नहीं मतलब 2 4 8 10 15 20 जितने भी जोड़ी होंगे उसके आधे रह जाते हैं यहां पे। अब मुझे एक बात बताओ कि ये सेल इसके जैसी है कि नहीं है दिखने में? हाँ मैम बिल्कुल है दिखने में,
इसमें भी 2 जोड़ी क्रोमोसोम्स हैं, इसमें भी 2 जोड़ी क्रोमोसोम्स हैं। ये सेल इसके जैसी है कि नहीं है? पेरेंट सेल जैसी बिल्कुल है। जबकि ये बताओ, क्या ये सेल इसके जैसी है? नहीं है मैम, इसमें 1 जोड़ी क्रोमोसोम है, इसमें 2 जोड़ी क्रोमोसोम्स है। तो बताओ कौन से सेल डिवीजन में वेरिएशन आता है? तो वेरिएशन हमेशा इसमें आता है। वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नताएं, यानी कि किसी भी डॉटर सेल में किसी भी तरीके की विभिन्नता आ गई, कोई वेरिएशन आ गया, कोई चेंज आ गया, कोई बदलाव आ गया, तो ये बदलाव लाने वाला सेल डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस होगा। जबकि ये तो इसके जैसी है, इसमें कोई बदलाव नहीं होती है। इसीलिए आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा क्या कि मियोसिस में जो डॉटर सेल्स बनती है ना, जो पुत्री कोशिकाएं बनती है ना, ये डॉटर सेल्स क्या होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं। आइडेंटिकल किसकी आइडेंटिकल? आप बताओगे? पेरेंट सेल की, यानी कि हुबहू पेरेंट सेल जैसी बनती है। आइडेंटिकल का मतलब है हुबहू आपकी मातृ या पितृ कोशिकाओं जैसी बनती हैं। तो ये दिखने में एकदम इसके जैसी बनती हैं। तो आपसे कहे कौन से सेल डिवीजन में आइडेंटिकल सेल्स बनती है? तो आप कहोगे वो माइटोसिस में। जबकि बच्चों मियोसिस में नॉन आइडेंटिकल बनती हैं। नॉन आइडेंटिकल का मतलब हो गया ये हुबहू दिखने में कतई पेरेंट सेल जैसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? तो भाई आप आंसर करने के लायक हैं, क्योंकि मैम यहां पर एक बच्चा कह रहा है मैम एक ही क्रोमोसोम होगा। एक यार मैं अब कैसे पढ़ाऊं? एक क्रोमोसोम कभी हो सकता है क्या एमडी? कितनी बार, कम से कम कल से लेके आज तक 50 बार पढ़ा चुकी हूँ, क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। एक क्रोमोसोम कभी हो सकता है क्या यार? थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाया करो पढ़ने से पहले। 50 बार मैडम रिपीट कर चुकी है कि सिंगल क्रोमोसोम कभी हो ही नहीं सकता। क्रोमोसोम्स ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। कितनी बार बता दी एमडी ये बात, फिर आप कहते हो रिकॉर्डेड क्लास है, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कुछ भी बोलते हो, है ना? याद रहती हो मुझे चीजें? याद रखना, सिंगल क्रोमोसोम हो ही नहीं सकता कभी। ठीक है, बता तो चुकी हूं ये बात, कितनी बार पढ़ाऊं ये चीज। चलो सुनो, तो डॉटर सेल्स आइडेंटिकल कौन सा सेल डिवीजन देगा? माइटोसिस। नॉन आइडेंटिकल सेल्स कहां से बनेंगी? यहां से बनेंगी। अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं माइटोसिस और मियोसिस में। आपको याद है, अगली स्लाइड पे यहां आओ आप साइड में। आपको याद है मैंने पढ़ाए थे 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं एलोसोम। पढ़ाई थी ना ये बात? तब पढ़ाया था मैंने, है ना? मैंने कहा था कि 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक ऑटोसोम्स एक एलोसोम्स। और फिर मैंने पढ़ाया था कि जो ऑटोसोम्स होते हैं वो लड़का और लड़की में सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। और कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स एक जैसे होते हैं? 22 पेयर क्रोमोसोम। ये बात पढ़ाई थी मैंने। और एलोसोम्स डिफरेंट होते हैं, और कितने? एक जोड़ी, एक पेयर। तो लड़का और लड़की के एलोसोम अलग होते हैं, ऑटोसोम सेम होते हैं। अब एक बात बताओ, अगर आपको सेम क्रोमोसोम लाने हैं तो कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा? सेम क्रोमोसोम्स किस में आते हैं? इसमें। इसका मतलब मैम ये जो ऑटोसोम सेल डिवीजन होता है ना, ये क्रोमोसोम्स होते हैं ना, जो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके अंदर हमेशा माइटोसिस होता है। तो लिख दो माइटोसिस के नीचे, इट इज प्रेजेंट इन ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स। इट इज प्रेजेंट इन ऑटोसोम क्रोमोसोम। हिंदी में क्या लिखोगे? यह ऑटोसोम गुणसूत्रों में पाया जाता है। लिख दीजिए, यह ऑटोसोम गुणसूत्रों में पाया जाता है। यानी कि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं ना, उसके अंदर हमेशा माइटोसिस होता है, ऑटोसोम गुणसूत्रों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि लड़का हो चाहे लड़की हो, 22 जोड़ी तो बराबर है भैया, 22 जोड़ी तो बराबर है ना? ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अब सुनो जरा, एलोसोम में मैम ने आपको साफ साफ पढ़ाया था कि पापा के एलोसोम होते हैं X, Y, मम्मी के होते हैं XX। अब देखना जरा, पापा में 2 थे लेकिन एक बारी में तो एक ही आएगा ना बच्चे में। मम्मा में 2 थे लेकिन एक बारी में तो एक ही आएगा ना।
2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। तो क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह गई। आधी क्रोमोसोम्स की संख्या किसमें रहती है? मियोसिस में। इसका मतलब एलोसोम क्रोमोसोम्स में कौन सा डिवीजन हुआ होगा? मियोसिस हुआ होगा। तो इसके नीचे लिख दो बच्चा, यहां पे लिख दो, इट इज प्रेजेंट इन एलोसोम क्रोमोसोम्स। एलोसोम क्रोमोसोम में कौन सा गुणसूत्र, कौन सा विभाजन होता है? तो आप लिख दो बच्चों, एलोसोम में मियोसिस होता है। एलोसोम में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। निशांत बेटा नोट्स अपलोड करवा दिए, बोर्ड पे लिख रही हूं सब कुछ। अब मैं लिख के दे दूं क्या नोट्स? एक एक को बना के दे दूं क्या मैं? आप कहो तो। इतना काम भी नहीं कर सकते? 30 क्लास के बच्चे हो क्या? तुमसे अच्छे तो 12वीं पास मेरे से नीट वाले बच्चे आते हैं, वो नोट्स बना लेते हैं। तुम लोग तो फिर भी ग्रेजुएट हो यार। हाँ, ये भी बात बताओ, नोट्स कैसे बनाए? फिर तो मतलब हो लिया काम। सुनो, क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। ऑटोसोम में कौन सा सेल डिवीजन होता है? एलोसोम में कौन सा होता है? हो गई बात, खत्म होगी। किसमें आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं, किसमें नॉन आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं, किसमें इक्वल क्रोमोसोमल डिवीजन होता है, किसमें हाफ क्रोमोसोमल डिवीजन होता है, किसमें 1 से 2 बनती हैं, किसमें 1 से 4 बनती हैं। सारी बातें बता दी। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, हमारे बॉडी में 2 टाइप की सेल्स होती हैं। मैं अगली स्लाइड पे पढ़ा रही हूं, ठीक है आपको। हमारे बॉडी में 2 टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है सोमेटिक सेल, हिंदी में कहते हैं इनको कायिक कोशिका। कायिक, कायिक का मतलब होता है काया, काया का मतलब होता है शरीर। बोलते हैं ना काया, ये मत कर काया का घमंड, माया का घमंड, है ना। काया का मतलब है शरीर, जो हमारा शरीर बना रही है, जो हमारी आंखें, नाक, कान, लीवर, पैनक्रियास, हार्ट, ये सब बना रही है। आप सब जानते हो, हम सब में 2 आंखें होती हैं, 2 कान होते हैं। हमारा जो काम एक लड़के का लीवर करता है, वही तो एक लड़की का लीवर करता है। जो काम एक लड़के का हार्ट कर रहा है, वही हमारा हार्ट कर रहा है। तो सोमेटिक सेल्स का मतलब होता है जो हमारी काया बना रही है, जो हमारे शरीर बना रहे हैं, शरीर बना रहा है, तो उसको सोमेटिक सेल कहते हैं। और दूसरी होती है बच्चा गैमेट सेल। गैमेट का मतलब होता है जनन कोशिका, प्रजनन कोशिका, जो रिप्रोडक्शन में काम आ रही है, जो रिप्रोडक्शन में काम आ रही है, जो जनन में काम आ रही हैं। ये लड़का और लड़की दोनों की अलग होती हैं। मेल की जो गैमेट सेल होती है ना, उसको स्पर्म कहते हैं। इसको ध्यान से सुनना, मैं 20 मिनट के बाद आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। मेल की जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनको स्पर्म्स, उनको शुक्राणुओं के नाम से जानते हैं, शुक्राणु कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। जबकि जो फीमेल की क्या होती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स या जो गैमेट सेल होती हैं, उनको ओवा या एग, अंडाणुओं के नाम से जानते हैं। अंडाणु या डिंब कोशिका के नाम से जानते हैं। अंडाणु या डिंब कोशिका के नाम से जानते हैं। अब बहुत ध्यान से सुन लो, सोमेटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं। भाई लड़का हो लड़की हो, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम तो बराबर रहते हैं ना, सेम रहते हैं ना लड़का लड़की में, है ना। तो लड़का और लड़की के जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स एक जैसे रहते हैं, तभी तो लड़का लड़की का लीवर, हार्ट, ब्रेन सब कुछ एक जैसा बना। इसका मतलब मैम सोमेटिक सेल्स में कौन सा डिवीजन हुआ होगा? सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस हुआ होगा, और माइटोसिस में ही तो आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं। जबकि बच्चों मियोसिस जो डिवीजन होता है वो गैमेट सेल्स में होता है। अभी तो पढ़ाया, लड़कों में 2 क्रोमोसोम्स, एक बारी में बच्चे में एक ही आएगा। लड़कियों में भी 2 क्रोमोसोम्स, एक बारी में एक ही आएगा। तो इस स्लाइड में ये चीज लिख दो कि जो माइटोसिस होता है वो हमेशा सोमेटिक सेल्स में होता है। कौन सी सेल्स में होता है? ये सोमेटिक सेल्स में होता है। इसका मतलब ये कायिक कोशिकाओं में होता है, जो काया का निर्माण करती हैं, जो आपके ऑर्गन्स, हार्ट, लीवर, पैनक्रियास, ब्रेन, हाथ, कान, नाक, पैर, गला, ये जिन टाइप की सेल से बना हुआ है उनको सोमेटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है। और दूसरा लिख दो इधर, जो आपकी गैमेट सेल्स होती हैं,
गैमेट सेल्स यानी कि जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है। उनमें कौन सा? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब आप मुझे बताओ, अगर आपसे पूछ ले स्पर्म्स में जो शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं उनमें कौन सा सेल डिवीजन होता है, तो कराओगे? आपसे पूछ ले लीवर सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है, आपसे पूछ ले ब्रेन सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है, आपसे पूछ ले कि बालों की सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है, तो बता दोगे? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब समझ में ही आ गया होगा। अब चलो एक क्वेश्चन का आंसर करो फटाक से, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी, है ना। अब देखती हूँ आपको जो समझाया है वो कितना समझ में आया है। सारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसी को देख के ही मेरे तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से कर सकते हो। पहला क्वेश्चन मैं जो आपसे पूछने जा रही हूं वो ये पूछना चाह रही हूं कि वुंड हीलिंग का काम कौन सा सेल डिवीजन करता है? घाव भरने में सहायक कौन सा कोशिका विभाजन है? ध्यान से पढ़ना, घाव भरने में कौन सा सेल डिवीजन हेल्प करता है? फटाक से बताओ, फिर आगे चलेंगे। घाव भरने में, घाव कैसा होना चाहिए? जहां चोट लगी थी यहां पे घाव पड़ गया, कुछ दिनों के बाद जैसा पहले था वैसा ही हो जाता है ना, तो जैसा पहले था वैसा ही करना है, तो कौन सा सेल डिवीजन करवाओगे जिसमें वेरिएशन ना आए? और वेरिएशन किसमें नहीं आते हैं, इसमें या इसमें? आंसर करो यार फटाक से। इतिस क्या ही तो क्वेश्चन पूछ रहे, पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे एक्टिव करें? यार मैं कोई डॉक्टर साइंटिस्ट थोड़ी हूं जो मैं ये बता दूंगी पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे एक्टिव करें। एक कमेंट को 50 बार कर दिया, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप पिट्यूटरी ग्लैंड लिख रहे हो, कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं ऐसे बच्चों के रिप्लाई, मियोसिस कौन कह रहे हैं? मियोसिस बहादुर कह रहे विटामिन सी। अबे देखो यही होता है, पता है, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो तब कमेंट करते हो और बाद में ऐसे फटाक फटाक से घटिया घटिया आंसर करते हो। बहादुर कह रहे विटामिन सी, मैं विटामिन की बात कर रही हूँ क्या? मैं सेल डिवीजन की बात कर रही हूँ भाई। कैसे कैसे? फिर पेपर दे के आते आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन। मियोसिस किस मुंह से लिख रहे हो आप लोग यार? मियोसिस में तो वेरिएशन आ जाएगा, घाव भरने में वेरिएशन चाहिए क्या आपको? तो घाव हमेशा माइटोसिस से भरता है, याद रखिएगा, समसूत्री विभाजन से भरता है। पढ़ाने के बाद भी तो पता तुम लोग गलत, हाथों हाथ गलत आंसर करने लग जाते हो आप लोग। घाव भरने में काया, कहां पे घाव कहां पड़ता है? लाओ, घाव कहां पड़ता है आप बताओ? यहां शरीर पे काया पे पड़ता है ना। और कायिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? ऐसे ही बता देते हैं यार तुम लोग, ऐसे ही बता देते। अब देखो, अब गलत आंसर मत करना अगले क्वेश्चन का, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। दूसरे क्वेश्चन का आंसर सही करना बहुत ध्यान से। मैंने कहा स्पर्म सेल्स कितनी, ध्यान से सुनना, 50 स्पर्म सेल से आप कितनी नई स्पर्म सेल्स बना सकते हो? 50 शुक्राणु कोशिकाओं से आप कितनी नई शुक्राणु कोशिका बना सकते हो? इसका आंसर करो, इसका आंसर करो। अरे जल्दी जल्दी आंसर करो, सबका आंसर चाहिए मुझे। ओके हो गया, हाँ थैंक यू मैम। मैंने बोला 50 स्पर्म सेल से आप कितनी नई स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हो? मनीषा कह रही है 25। मनीषा बिल्कुल गलत आंसर है। रोहित कह रहे 400, गलत आंसर है रोहित, ठीक है। उसके बाद अजय, गलत आंसर है। अरे यार कैसे काम चलेगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है गैमेट सेल। स्पर्म सेल्स कैसी होती है? स्पर्म सेल कैसी होती है? गैमेट। गैमेट सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। मियोसिस में 1 से 4 बनती है। तो 50 से कितनी, 50 इंटू 4 करोगे तो 200 नहीं हो जाएगा क्या? अब कैसे काम चलेगा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देखो सुनील ने भी गलत आंसर दिया, अमन गलत आंसर दे रहा है, बिट्टू कह रहे इन्फिनिट, अनंत बना सकते हो। वाह बिट्टू जी वाह। हाँ? ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, ढंग से पढ़ा करो। कमेंट जो जो बच्चा करता है ना वो हमेशा गलत आंसर देता है, पता है, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं होता। राज कह रहा 1 बनेगा 1, बताओ अब कैसे काम चलेगा ऐसे बच्चों का? ऐसे नहीं चलेगा काम, साफ साफ लिखवाया था। अच्छा देख लो, एक और पूछ रही हूँ लास्ट, ओके, उसके बाद नहीं पूछूंगी मैं।
मेरे पास 1000 स्पर्म सेल्स हैं, तो मैंने 1000 नई स्पर्म सेल्स बनाई, तो स्टार्टिंग में मेरे पास कितनी स्पर्म सेल्स थी जिनमें मैंने सेल डिवीजन करके 1000 स्पर्म सेल्स बना ली। या ऐसे देख लो, 1000 नई शुक्राणु कोशिका बनाने के लिए आपके पास कितनी शुक्राणु कोशिका होनी चाहिए, कितनी शुक्राणु कोशिका होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, रेलवे भी पूछ चुका है, इसलिए मैंने अपनी किताब में भी डाल रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। हाँ जी बताओ कितनी होनी चाहिए। 1000 नहीं बनानी है तो 1000 को 4 से डिवाइड कर दो ना, कितनी 250। तो शुरुआत में आपको 250 चाहिए थी, 250 इंटू 4 करोगे तभी तो 1000 आएगा ना। अब क्वेश्चन कैसे ही आ जाए, अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो कभी नहीं अटक सकते बेटा आप। अब फिर अब भी अटक रहे हो तो फिर तो भाई टीचर में कोई कमी नहीं है, मैं बता दे रही हूं, ठीक है। 250 इंटू 4, अभी भी 2000 आंसर आ रहा है विकास का। बादल विकास 500 भी दे रहे हो, फिर 2000 भी दे रहे हो, तुक्का लगाने से कैसे काम चलेगा। हो गया, समझ में आ गया माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, किससे कैसी बनती है। अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मान लो आपके पास 50 लीवर सेल्स हैं, 50 लीवर सेल्स हैं, तो इनसे कितनी नई लीवर सेल्स बना सकते हो। 50 लीवर सेल्स से कितनी नई लीवर सेल्स बना सकते हो, फटाक से बताओ, फिर आगे चले, फिर आगे चले। 50 लीवर सेल्स है, 50 यकृत की कोशिका है आपके पास, तो आप कितनी नई बना सकते हो इनसे। लीवर सेल्स, लीवर क्या है, लीवर के अंदर कौन सी सेल्स होनी चाहिए, सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल्स। और सोमेटिक सेल्स आप जानते हो, सोमेटिक सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। माइटोसिस में 1 से कितनी बनती हैं, 2, तो 50 से कितनी बन जाएंगी, 100 बन जाएंगी बेटा। लेकिन यहीं पर अगर 50 स्पर्म सेल्स लिखा हुआ होता तब आप 50 से 200 बना सकते थे, 50 से 200 बना सकते थे, ठीक है। अब लगभग सबका सही आंसर आ रहा है, ठीक है। बादल, नरेंद्र, शिवम, सौमवीर, रोहित, खुशवा, श्रीकरण, रामलाल, लगभग सभी का सही आंसर आया है। शिवम अभी भी गलत है, शिवम कह रहे हैं 200 बना सकते हैं। शिवम आप फिर से पढ़ना है एक बार क्लास, ठीक है बेटा। चलो, क्या होता है माइटोसिस, क्या होता है मियोसिस, इतनी बात समझ में आ गई। हमारे बॉडी में दोनों होते हैं, हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स में, स्पर्म्स ओवा में हमेशा कौन सा होता है, मियोसिस। उसके अलावा जितनी भी सारी सेल्स है उनमें माइटोसिस होता है। अब बच्चा ये माइटोसिस है, इसकी फेजेस होती हैं, कैसे होता है माइटोसिस, तो लिखो फेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं, समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं कौन कौन सी फेजेस में पूरा होता है। मेरे को तो पढ़ाने में 1 मिनट लगा, मैंने बता दिया कि भाई 1 से 4 बनती है। अरे कैसे बन जाती है मैम 1 से 4, 1 से 2 कैसे बन जाती है, कैसे बन जाती है 1 से 2 और 1 से 4, वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो कुछ फेजेस होती हैं बच्चा जिनमें ये कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपको नाम याद होना चाहिए, मैं जिस सीक्वेंस में नाम लिखवा रही हूं ना उसी सीक्वेंस में आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में इनकी सीक्वेंस से भी क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहली जो स्टेज होती है या आपकी फेज होती है उसको प्रोफेज कहते हैं, प्रोफेज। नंबर 2 पे आता है मेटाफेज, प्रोफेज मेटाफेज, सेम नाम हिंदी में है तो काइनेसिस। अब देखो कैसे क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, पहली बात तो आपको इनकी इसी सीरीज में ऐसे याद करने हैं, ये मत कर देना 1 नंबर पे मेटाफेज कर दिया, 2 नंबर पे प्रोफेज कर दिया, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी सीरीज में याद करने हैं। 1 नंबर पे प्रोफेज होती है तो वही होती है भैया, पूछ लेगा कि माइटोसिस सेल डिवीजन की पहली फेज का नाम बताओ, चौथी फेज का नाम बताओ, 5वीं फेज का नाम बताओ, फर्स्ट या लास्ट का नाम बताओ, तो ऐसे आ जाएगा। दूसरा सुनो, प्रोफेज में सबसे ज्यादा समय लगता है, सबसे लंबी अवस्था होती है ये, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन, सबसे लंबी अवस्था, इसका मतलब सबसे ज्यादा टाइम खाती है ये। सबसे ज्यादा समय किस अवस्था में लगता है, प्रोफेज में लगता है, और सबसे कम इसमें लगता है, सबसे कम टाइम टेकन जो फ्रेज है इसमें सबसे कम टाइम लगता है, लिख दो बेटा।
दो क्वेश्चन ये हो गया, एक सीरीज वाला, कहीं से भी पूछ सकता है नाम कि चौथी अवस्था बताओ, तीसरी बताओ, दूसरी बताओ, आपको पता होनी चाहिए। बता दोगे? इस तरीके से होती है ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। आपको दिखा दूं, ये रही, ये माइटोसिस है, साफ साफ पढ़ाया था। माइटोसिस में एक से कितनी बनती हैं? दो बनती हैं, 2n सेल डिवीजन कहते हैं। और मियोसिस में एक से चार बनती हैं, ये रही। अभी हम आपको पढ़ा दे रहे हैं कि कैसे कैसे बनती हैं, एक से दो कैसे बनती हैं, एक से चार, ये चीजें मैं अभी पढ़ा दे रही हूं। ठीक है, तो नंबर 1 पे लिखो, एक नंबर पे लिखो माइटोसिस। सबसे पहला, माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन में अपन माइटोसिस पढ़ रहे हैं, समसूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं। इसकी ए नंबर वाली स्टेज लिखो, जिसको आप प्रोफेज बोलते हो। प्रोफेज में क्या होता है? तो ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चंस कैसे आएंगे सब बता दूंगी। इस तरीके से कोई सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या रहती है? न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। कहते हैं ना बच्चा, पढ़ाया था ना, केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होती है उसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और इसी केंद्रक के अंदर क्या रहते हैं? क्रोमोसोम्स रहते हैं, गुणसूत्र रहते हैं। पढ़ा चुकी हूं, बार बार थोड़ी ना पढ़ाऊंगी। तो ये बताओ तुम प्यारे प्यारे बच्चों कि अगर ये सेल डिवाइड करेगी ऐसे, तो इसका न्यूक्लियस भी करेगा, इसके क्रोमोसोम भी डिवाइड करेंगे। जी हाँ मैम, बिल्कुल करेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करना है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाना पड़ेगा, इस एनवलप को हटाना पड़ेगा भैया। जब तक ये एनवलप नहीं हटाओगे तब तक इसका न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगा। तो प्रोफेज जो स्टेज होती है, जो फेज होती है, जो अवस्था होती है, उसके अंदर होता क्या है? सबसे पहले ऐसी पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल है जो सेल डिवाइड करती है, उसको पेरेंट सेल, उसको मात्र या पितृ कोशिका कहते हैं। तो जैसे ही पेरेंट सेल स्टार्ट करती है डिवीजन होने के लिए, तो प्रोफेज स्टेट पहला स्टेट होता है, पहला स्टेज होता है, जो क्या, जिसके अंदर क्या होता है? ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, ये धीरे 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 गायब होना शुरू हो जाती है। ये अर्ली प्रोफेज है। और बाद में जब प्रोफेज को बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा स्टार्ट हुए, तो बच्चा लास्ट में आप देखोगे लेट प्रोफेज में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपियर। इसका मतलब हो गया कि बच्चा प्रोफेज अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। तो प्रोफेज वही अवस्था है जिसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है, गिर जाती है। और मैंने कहा था इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है प्रोफेज में। तो इसमें इसको बोलते हैं लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज का मतलब है ये अर्ली प्रोफेज थी, यहां प्रोफेज शुरू हुई स्टेज, यहां पे खत्म होने वाली है। तो बच्चा लेट प्रोफेज जैसे ही होगी उसमें केंद्रक के बाहर की झिल्ली गायब हो चुकी होगी। क्यों करना है आपको झिल्ली गायब? क्योंकि भाई केंद्रक को डिवाइड करना है, और केंद्रक तब तक डिवाइड नहीं होगा जब तक उसकी मेम्ब्रेन है बाहर। तो आपसे पूछेगा वो कौन सी फेज है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है? आप कहोगे प्रोफेज। हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब। अब प्रोफेज जैसे ही खत्म होगी तो अब दूसरा फेज स्टार्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे मेटाफेज। मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो गायब हो गई, अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स है ऐसे, और क्रोमोसोम्स तो हमेशा पेयर्स में होते हैं, आप जानते हो क्रोमोसोम्स तो हमेशा जोड़ियों में होते हैं। अब ये बताओ, अगर आपको इस सेल को डिवाइड करके दो सेल बनानी है, तो जो नई सेल बनेंगी उनमें भी तो क्रोमोसोम्स चाहिए ना, उनमें भी तो क्रोमोसोम्स चाहिए ना। और वो क्रोमोसोम्स कहां से आएंगे? तो इन्हीं क्रोमोसोम से नए क्रोमोसोम्स आएंगे।
यही क्रोमोसोम अपने आप को डिवाइड करेंगे। तो अब क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स के जो जोड़े हैं ना, क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, तो इन जोड़ों के बीच में इस तरीके से तनाव, कॉन्ट्रैक्शन पैदा होना शुरू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन, ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से बिछुड़ना शुरू हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन क्रोमोसोम्स, कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन क्रोमोसोम्स, यानी कि जो गुणसूत्र है ना, गुणसूत्रों के बीच में सिकुड़ना, सिकुड़ना का मतलब है एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे। अब आप कहो मैम क्यों हो रहे हैं अलग? भैया ये जोड़ी में है और इन्हीं से ही, दो क्रोमोसोम से ही आपको आगे डिवाइड करके 4 बनाने हैं, तो पहले इन्हें जोड़ियों से तो हटाओ, इनको जोड़ियों से हटाओ तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा होने लग जाता है। और कॉन्ट्रैक्शन के बाद धीरे धीरे ये क्रोमोसोम्स जोड़ियों में थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो इसी फेज में सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम भी हो जाता है। गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं बच्चा। इस तरीके से एक जोड़ा था ना गुणसूत्रों का, अब ये ऐसे ऐसे इनके बीच में खिंचाव, कॉन्ट्रैक्शन पैदा हुआ, एक दूसरे से सेपरेट हो गए क्रोमोसोम्स। तो आपसे पूछेंगे गुणसूत्रों का पृथक्करण या गुणसूत्र अलग अलग किस अवस्था में हो जाते हैं? मेटाफेज में हो जाते हैं। क्वेश्चंस करवाती जा रही हूं साथ में, ठीक है। उस अवस्था का नाम बताओ जिसमें केंद्रक झिल्ली गायब होती है, माइटोसिस। जिसमें कॉन्ट्रैक्शन गुणसूत्रों के बीच में आता है, गुणसूत्र सेपरेट हो जाते हैं, उसको मेटाफेज कहते हैं, उसको मेटाफेज कहते हैं। और बच्चों इसके बाद जो तीसरी स्टेज आती है जिसको हम क्या कहते हैं? तीसरी स्टेज को हम एनाफेज कहते हैं। नंबर 3 पे लिखो एनाफेज। एनाफेज वो स्टेज है जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अलग अलग पोल पे चले जाएंगे ऐसे। इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, बिल्कुल अलग अलग हो गए एकदम। क्रोमोसोम्स कहां चले गए? अपने अपने अलग अलग पोल पे चले गए। क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र जो होते हैं वो अपने अपने पोल पे, ध्रुव पे चले जाते हैं। पोल का मतलब है किनारों पे चले जाते हैं, ठीक है। ध्रुव या किनारों पे चले जाते हैं, ऐसे लिख दो, किनारों पे चले जाएंगे, बिल्कुल अलग हो गए एकदम। अब क्या होगा, जैसे ही अलग हो गए तो इस क्रोमोसोम का, ऐसे क्रोमोसोम है तो इसका ये टुकड़ा यहां से ऐसे टूट जाएगा, ये टुकड़ा यहां से ऐसे टूट जाएगा। एक क्रोमोसोम 2 भागों में टूट गया, ये 2 नए भाग हैं, इनको क्रोमेटिड्स कहा जाता है, इनको क्रोमेटिड्स कहा जाता है। तो इसके बाद एनाफेज के बाद जो तीसरा चौथा स्टेज आता है इसको बोलते हैं हम टीलोफेज। 4th नंबर पे आता है, उसको टीलोफेज कहते हैं बच्चा। और टीलोफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम्स का ब्रेकडाउन, क्रोमोसोम्स टूटना शुरू हो जाएंगे। ऐसे लिख दे रही हूं, ठीक है। कहां लिखूं यार, ऐसे। इसमें क्या होगा, देखो बेटा, इस तरीके से एक क्रोमोसोम था, इससे इस तरीके से 2 क्रोमोसोम बन गए। यहां क्रोमोसोम था, इससे 2, एक क्रोमोसोम ऐसे टूट गया 2 में, और इसका मतलब ये 2 क्या कहलाएंगे? ये क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। क्रोमेटिड्स फॉर्मेशन हो गया, क्रोमेटिड्स फॉर्मेशन हो गया और क्रोमेटिड बन गए। क्रोमेटिड का मतलब समझते हो? टूटा हुआ गुणसूत्र, क्रोमेटिड बन गए। जितने क्रोमोसोम्स थे उतने ही क्रोमोसोम्स टूट के नए बना दिए। अब लास्ट वाली स्टेज में क्या होगा, जिसमें सबसे कम टाइम लगेगा, ई नंबर पे, साइटोकाइनेसिस। सब कुछ हो गया, आप खुद देख लो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, क्रोमोसोम्स अलग अलग हो गए, एक क्रोमोसोम से 2 बन गए, 2 हैं तो 4 बन गए, 4 हैं तो 8 बन गए। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड कर जाएगा। न्यूक्लियस ऐसे, साइटोकाइनेसिस स्टेज में क्या होगा, इस तरीके से सेल थी बच्चों, इस तरीके से देखना, ऐसे, ये इसका न्यूक्लियस था
और मान लो यहां पर एक न्यूक्लियस, एक क्रोमोसोम, एक यहां पे क्रोमोसोम, यहां पर 2 क्रोमोसोम, यहां पे 2 क्रोमोसोम, तो ऐसे यहां पर भी 2 2 2। अब ये बीच से ऐसे डिवाइड हो जाएगी, तो इधर से एक नया सेल, इधर से एक नया सेल, ऐसे। साइटो का मतलब होता है सेल, काइनेसिस का मतलब डिवीजन। ये वो फेज है जिसमें सेल डिवाइड हो जाती है और डिवाइड होके एक से कितनी बन गई, 2। अब ये बताओ कि इस स्टेज में फिर यहां पर भी 4 क्रोमोसोम्स हैं ऐसे, तो यहां पर भी कितने होंगे, 4 क्रोमोसोम्स ऐसे, 2 जोड़ी 4। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस भी आ जाती है। टीलोफेज में इसी में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वापस आ जाती है, ऐसे लिख लेना। इस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अपीयर। केंद्रक की झिल्ली वापस आ जाती है, झिल्ली तो लानी पड़ेगी ना केंद्रक के बाहर, केंद्रक झिल्ली पुनः बन जाती है, वापस बन जाती है। केंद्रक की झिल्ली गायब कहां हुई थी, प्रोफेज में, वापस कहां बनी, टीलोफेज में बन गई। क्रोमोसोम का डिवीजन हो गया, अब इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, इधर से एक नया सेल, इधर से एक नया सेल। अब बच्चों ये सेल इसके जैसे ही बनेगी, क्योंकि माइटोसिस से तो हो रहा है, इसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उतने ही इसमें हैं, उतने ही इसमें हैं, और 1 से 2 बनी है, तो 2n सेल डिवीजन हुआ है। इसका मतलब ये माइटोसिस सेल डिवीजन है, इसका मतलब ये माइटोसिस सेल डिवीजन है। समझ में आई मेरी बात? एक बार फिर से बताती हूं आपको। प्रोफेज सबसे लंबी अवस्था होता है, और प्रोफेज में होता क्या है, प्रोफेज के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो गायब होना शुरू हो जाती है। लेट प्रोफेज यानी प्रोफेज जब खत्म होने वाली होगी तो उसमें प्रॉपर तरीके से केंद्रक की झिल्ली गायब हो जाएगी। सबसे लंबी अवस्था सबसे ज्यादा समय लेती है, केंद्रक की झिल्ली गायब हो जाती है, सेल प्रॉपर तरीके से तैयार हो गई डिवाइड होने के लिए। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स के बीच में खिंचाव, तनाव पैदा होता है, एक दूसरे से दूर होते हैं क्रोमोसोम्स जो जोड़ियों में होते हैं, क्योंकि जब तक दूर नहीं होंगे तो वो टूटेंगे नहीं, टूट के नए क्रोमोसोम्स नहीं बनाएंगे, तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है मेटाफेज फेज में। तीसरा आता है एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम्स अलग होके अलग अलग किनारों पे चले जाते हैं, और टीलोफेज में ये क्रोमोसोम्स टूट जाते हैं, एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमेटिड्स बन गए हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गई। तो भैया अब लास्ट वाली स्टेज में तो कुछ करना ही नहीं है ना, सब कुछ आ गया, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन आ गई, केंद्रक डिवाइड होने के लिए तैयार है, गुणसूत्र डिवाइड होने के लिए तैयार है, तो साइटोकाइनेसिस में सबसे कम समय लगता है, 1 सेल से 2 बन गई। ये लो, ये माइटोसिस सेल डिवीजन है। चलो एक बार इसका मैं इमेज भी आपको निकाल के दिखाती हूं और अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा, इसको ओपन करते हैं, इसको नई स्लाइड पे लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ऐसे होता है माइटोसिस। ये देखो बेटा, माइटोसिस मियोसिस समझ में आ जाएगा। पहले माइटोसिस पढ़ना, ठीक है, फिर मियोसिस देखना। माइटोसिस में प्रोफेज है पहला, प्रोफेज में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब है यहां से। मेटाफेज में देखो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, किसमें, क्रोमोसोम में, इसमें क्रोमोसोम्स अलग अलग पोल पे चले गए। टीलोफेज में वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, सेल डिवाइड होने के लिए तैयार, साइटोकाइनेसिस में 1 से 2 सेल बन गई, खत्म। ये माइटोसिस होता है। अब माइटोसिस में 1 से कितनी बनी, 2 बनी। अब आप पूछो मैं मियोसिस कैसे होता है, अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है, गुणसूत्रों का आधा विभाजन, लेकिन 1 से 4 सेल बनेंगी। बच्चों मियोसिस जब होता है ना, मियोसिस की जब फेजेस आती है ना, तो ये माइटोसिस वापस रिपीट होता है यहां तक। देखो मियोसिस में 2 बारी प्रोफेज, 2 बारी मेटाफेज, 2 बारी एनाफेज, 2 बारी टीलोफेज, 2 बारी आपकी साइटोकाइनेसिस होगी। क्यों होगी, क्योंकि भैया 1 से 2 बनी ना, तो 2 से इसमें तो 1 से 4 बनानी है, तो 2 बार करना पड़ेगा। तो देखो मियोसिस हमेशा 2 में होता है। आप कैसे लिखोगे, मियोसिस की फेजेस कैसे होंगी, तो मियोसिस
दो फेजेस में कंप्लीट होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। कुछ नहीं, यहां पे पहला प्रोफेज स्टेज आएगा, प्रोफेज 1 आएगा, फिर मेटाफेज 1 आएगा, फिर एनाफेज 1 होगा, ठीक है, फिर टीलोफेज 1 होगा, सारा वैसा का वैसा रिपीट होगा, 1 होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है, साइटोकाइनेसिस 1 होगा। तो एक से जब ये पूरा हो जाएगा तो एक से दो बन जाएंगी ना। अब मियोसिस में एक से बनती तो चार है ना बच्चा, एक से चार बनानी है, अभी तो दो ही बनी है। तो एक बार फिर से रिपीट करवा दो, इन सबको सब वापस रिपीट करवाओगे तो इस बार लिख दोगे प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड होगा क्योंकि पहला तो हो चुका है ना, यहाँ पे एक से दो बनी तब। फिर मेटाफेज सेकंड होगा, फिर एनाफेज सेकंड होगा, फिर टीलोफेज सेकंड होगा, फिर आपका साइटोकाइनेसिस सेकंड होगा। तो यहां पर भी एक से दो, तो बच्चों एक से कितनी बन गई, चार बन गई। ये देखो, ये तो मैंने ऊपर लिखा था मियोसिस में एक से चार बनती है, एक से चार, इसीलिए हम इसको 4n डिवीजन कहते हैं। लेकिन मैम क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रहेगी। यही डायग्राम यहां बना हुआ है कि जब मियोसिस होगा तो उसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस 1, ये माइटोसिस फिर रिपीट होता है, ठीक है। फिर दूसरी बार मियोसिस होगा तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस। तो दो बार हो रहा है ना, देखो दो बार हुआ तो एक से एक में, एक बारी में एक से दो बनती हैं, तो दो बार हुआ तो एक से चार बन जाएंगे, एक से चार बन जाए। ये लो, ये आपका सेल डिवीजन, ये आपका सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन ऐसे होता है बेटा। हाँ बिल्कुल एनडीए कवर हो जाएगा कृष्ण। कोई डाउट है मैम कैसे हुआ मियोसिस? भाई हो तो गया, दो माइटोसिस को एक मियोसिस कह देते हैं, सीधी बात है। दो प्रोफेज होंगी, दो मेटाफेज, दो एनाफेज, दो टीलोफेज, दो साइटोकाइनेसिस। सेल तो एक ही लिया था आपने, एक ही, देखो ना एक ही सेल लिया था, तो एक से दो, फिर दो और चार, और माइटोसिस में एक से दो। ये लो, इसे माइटोसिस, मियोसिस, अर्धसूत्री, समसूत्री विभाजन कहते हैं। हमारे बॉडी में दोनों होते हैं, पढ़ा चुकी हूं, हमारे बॉडी में दोनों होते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट सुन लो, दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक होता है डेप्लॉइड सेल, हिंदी में बोलते हैं द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका। दूसरा होता है हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल एक गुणी कोशिका। बहुत ध्यान से सुनना, ऐसी कोई सेल जिसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स गुणसूत्र हैं, ठीक है, 23 पेयर, पेयर जोड़ी, जोड़ी है, उसको डेप्लॉइड बोलते हैं। जिसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स हैं, पेयर्स नहीं, जिसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स हैं, उसको हैप्लॉइड कहते हैं, उसको हैप्लॉइड कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? जिसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स है उसको द्विगुणी, द्विगुणी मतलब डबल हो गए ना, 44 हो गए ना टोटल। और जिसमें सिर्फ 23 है, ओनली 23, नॉट पेयर्स, नंबर में 23, उसको हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए डालता है कि हैप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तब जल्दबाजी में 23 जोड़ी मत करके आ जाना, है ना, 23 जोड़ी मत करके आ जाना, गलत हो जाएगा बेटा। ये आपका सेल डिवीजन जो हमने आज पढ़ा, सबसे पहले मैंने पढ़ाया सेल डिवीजन होता क्या है, कौन से टाइप की सेल में किस टाइप का होता है, सोमेटिक, एलोसोम, ऑटोसोम, किस में कौन सा होता है, फिर माइटोसिस की फेजेस कौन कौन सी होंगी, किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है, किस में वापस आती है, किस में क्रोमेटिड्स बनते हैं, किस में क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, फिर मियोसिस क्या होता है, सब कुछ पढ़ा दिया। इसी के साथ आपका साइटोलॉजी चैप्टर फिनिश हो गया। कहा था ना
साइटोलॉजी चैप्टर जब पढ़ा दूंगी तो इसके क्वेश्चन लगाना। हो गया है, आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनाओगे ना, मेरा वादा है 99.99% एक्यूरेसी के साथ लगाओगे। 100% प्योर तो कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में। मां के प्यार के अलावा कोई चीज प्योर नहीं है इस दुनिया में। हाँ, अब ये है कि अब जितना मैंने पढ़ाया था उतना ही अगर आपने पढ़ा है तब आपको बेटा 99.99% की एक्यूरेसी मिलेगी। कल करवाए थे 6 से 7 यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवाई तो थी, आज फिर करवाऊंगी 6 से 7 यूट्यूब पे प्रैक्टिस इसी चैप्टर की। आ जाना आज फिर से, टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाल दूंगी। हाँ, लगा लोगे। मैम इंटरफेस क्या होता है? अच्छा, एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, सुनो। इंटरफेस वो फेज होती है जहां पे सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन के लिए। अरे बच्चों, मैंने बताया ना, सेल डिवीजन, सेल वही सेल डिवाइड करेगी जो पुरानी होगी, जो ओल्ड होगी। नई सेल थोड़ी ना डिवाइड कर लेगी अपने आप को। तो जब कोई भी सेल अपने आप को तैयार करती है, किसके लिए तैयार करती है? विभाजित होने के लिए, तो उसे इंटरफेज कहा जाता है। उसी में एस फेज वगैरह ये सब आता है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? हितेश कह रहे हैं मैम आप तो बता दो, पता क्या पूछ रहे, पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे एक्टिव करें, कौन सी मेडिसिन खाएं? अभी डॉक्टर समझाया क्या मुझे? हाँ, डॉक्टर नहीं हूं मैं, टीचर हूं। 2 बार बता चुकी हूँ, कितना एंटरटेन करूं आपको। हाँ, समझ में आ गई मेरी बात? लगा लोगे इसके क्वेश्चंस चैप्टर के? अब हम कल की क्लास में केमिस्ट्री की क्लास पढ़ेंगे, एसिड बेस सॉल्ट। एक चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल क्षार लवण। इसको पढ़ा के 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। ये हम कल पढ़ने वाले हैं। हाँ, अभी इस पूरा वीक आपका केमिस्ट्री का एक चैप्टर चलने वाला है, फिर वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट वीक से तो मैं दोनों ही सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ आपके बैच में, बायोलॉजी भी केमिस्ट्री।